नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। रवि देवरा हैं, हेड ऑफ रिसर्च है और फंड मैनेजर हैं कुंवरजी ग्रुप के, और वीरेंद्र वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर साहब भी है। आपका भी सर ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज हम बात एग्री कमोडिटी की करेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर सर हमारे साथ हैं। सर, राइस की पिछले हफ्ते भी आपसे बात हुई थी, अच्छी बात हुई, और आपने कहा भी था कि अनुमान है कि उत्पादन इस साल कम रह सकता है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। अब सर, कॉटन को लेकर सबसे पहले इस बार मैं जानना चाहूँगा। हालांकि कॉटन की बुआई के जो नंबर है इंडिया को लेकर वो काफ़ी अच्छे हैं, पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बुआई है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉट की स्थिति है, खास करके टेक्सास से जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, और लग रहा है कि ग्लोबल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 19% कम रह सकता है। क्या लग रहा है, कॉटन की आउटलुक क्यों है और घरेलू बाजार में इतनी तेजी क्यों दिख रही है? क्या ये तेजी टिकाऊ आपको लग रही है? मैं मानता हूँ ये तेजी टिकेगी, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि अमेरिका में टेक्सास में खास करके सूखा जैसा हालात है, और वहाँ का जो यूएसडीए का अनुमान जो एस्टिमेट किया उन्होंने 3 मिलियन बेल यानी 30 लाख गांठ का उत्पादन कम होने का संभावना है, और 126 लाख गांठ का ही उत्पादन होगा। जो 150 लाख गांठ से ज़्यादा पहला उनका एस्टिमेट था, अब वो 30 लाख गांठ कम करके उन्होंने अभी 126 लाख 12.6 मिलियन बेल्स का भी एस्टिमेट दे रहे हैं। तो दिस इज़ वन। तो इसका काफ़ी असर पड़ेगा विश्व बाज़ार में, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा एक्सपोर्टर है कॉटन का। दिस इज़ नंबर वन। हमारा घरेलू मार्केट में हम देखेंगे तो पिछले साल आप देखिए कि 312 लाख बेल्स का ही हमारा उत्पादन था 21-22 में, और उसका एक साल पहले 352 लाख बेल का उत्पादन था, यानी कि पिछले साल 21-22 में 50 लाख बेल हमने कम उत्पादन किया है। दिस इज नंबर वन। मगर आप डिमांड साइड में देखिए, देयर इज बहुत बढ़िया एक अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं पिछले 6-8 महीने में फ्रॉम दी यूज़र इंडस्ट्री। तो इसके वजह से काफ़ी टाइट सप्लाई सिचुएशन है हमारा देश में भी। कॉटन कॉरपोरेशन का पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है, और मगर डिमांड तेज़ी से बढ़ रहा है, तो विश्व बाज़ार का जो असर है वो हमारा देश में भी दिख रहा है। और मैं मानता हूँ कि कॉटन में जो तेज़ी है वो बरकरार रहेगा। और ख़ास करके मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले साल कई 8-10 महीने में हमने जितना भाव देखा है, उसके वजह से मैं और भी ज़्यादा एरिया प्लांटेड एकरेज 130 लाख हेक्टर का आसपास मेरा अनुमान था पहले, मगर अभी 12 अगस्त का जो आंकड़े आए हैं उससे सिर्फ कितना है, 123 लाख हेक्टर का ही बुआई हुई है। तो बुआई का जो विंडो है भी बंद हो चुका है। तो इससे मैं मानता हूं कि कुछ 350 लाख बेल्स का उत्पादन होने का संभावना है, जो काफ़ी हमारा मार्केट में एक टाइटनेस लाएगा। ओके। और जो अभी फोर्थ एस्टिमेट्स भी आए हैं उसके हिसाब से 312 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। और जैसा सर कह रहे थे कि यूएस का उत्पादन घटकर 126 लाख गांठ हो सकता है, और 31 लाख गांठ उन्होंने उत्पादन कम रहने का अनुमान बताया। और वहाँ का जो गांठ है वो 217 केजी का होता है, जो हिंदुस्तान का है वो 170 केजी का है एक बेल्स। अब बीरेंद्र सर, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आप उम्मीद कर रहे हैं कॉटन में? और आपको जो जिस तरह की रफ्तार कॉटन में आई है पिछले 1-2 हफ्तों से, आइस कॉटन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। मंगलवार को हमने देखा था $125 के आसपास आइस कॉटन चला गया था। हालांकि अब वहाँ पे रेंज में कारोबार हो रहा है, लेकिन आगे किस तरह की चाल रहेगी कॉटन में? और दूसरा सवाल ये है कि MCX पर जो भाव हैं वो काफ़ी अलग, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो अगले नए सीजन का जो कॉन्ट्रैक्ट है और जो एंडिंग सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। इस फ़र्क के पीछे वजह क्या है और आगे किस तरह की कॉटन की चाल रहेगी, वीरेंद्र सर?
हमारी पाइपलाइन खाली है और ये मार्केट में एक टिपिकल डिसलोकेशन जो मार्च में निकल कॉन्ट्रैक्ट में हुआ था उसी तरह का यह डिसलोकेशन है, क्योंकि अगस्त और अक्टूबर के बीच का जो बैकवर्डेशन है, यानी अगस्त का प्रीमियम अक्टूबर की तुलना में 10,000 रुपया हो गया पर बैरल, विच इज़ वेरी ह्यूज प्रीमियम। और बेसिस अगर हम कन्वर्ट करें तो आइस की तुलना में हम अभी अगस्त को कंसिडर करें तो हम 165 सेंट 165 सेंट पे है, जबकि आइस अभी चल रहा है 115, यानी हम यहाँ 40 सेंट ऊंचे हैं। हालांकि एक बात ये है कि ये टेम्पररी फिनोमेना है और 30 अगस्त के बाद शायद इसमें करेक्शन आ जाएगा। ये कंप्लायंस सेंट्रिक ये सिचुएशन है, और अक्टूबर में भी शायद रिपीट हो सकती है, बट एक बार फसल बाजार में आएगी तभी ये टाइटनेस थोड़ी कम होगी। वैसे लास्ट ईयर हमने काफ़ी बैकवर्डेशन पूरे साल देखा था इसमें, ये साल भी शायद हम देखेंगे। हमारी खास नज़र जुलाई दिसंबर 2023 के स्प्रेड पे होगी, वो अभी से थोड़ा अलार्मिंग बन चुका है। सर, जिस तरह के स्प्रेड देखने को मिल रहे हैं चंद्रशेखर सर MCX पर, अभी अगर करंट कॉन्ट्रैक्ट देखें जो एंडिंग सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है, करेक्ट, वो 50,300 के आसपास है। अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट 40,000 पे है। करेक्ट, नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट 37,000 पे है। Correct. इतना डिफरेंस क्यों है सर, और क्यों इस तरह से? कि आपका लंबा अनुभव है तो आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। हमें इस मार्केट का, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का जो साइकोलॉजी है वो जानना चाहिए। सबसे पहले आज जो, यानी आज पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने से जितना टाइट सप्लाई सिचुएशन चल रहा है, तो आज का जो भाव है इट रिफ्लेक्ट द करंट टाइटनेस इन सप्लाईज, नंबर 1। मगर ये जो मार्केट है सिर्फ आज का डिमांड सप्लाई बैलेंस नहीं देखता है, आगे जाकर के भी क्या होगा, मार्केट पार्टिसिपेंट जो है, खिलाड़ी जो है, वो भी देखते हैं। तो उनका सोच में आगे जाकर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारा फसल निकलेगा और लगभग वो 350-360 लाख गांठ का उत्पादन का एक हम अपेक्षा रख सकते हैं। तो आगे ऑब्वियसली भाव कम रहेगा, करंट टाइटनेस के वजह से स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट में भाव ऊंचा रहेगा। दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिनन, इसमें कोई बड़ा फर्क तो बड़ा है, अनयूजुअल फर्क है, मगर आई थिंक इस साल इतना टाइटनेस है हमारा सप्लाईज में, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज लिफ्टिंग प्राइसेस। और आगे 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तो आप देखोगे देयर बी वेरी शार्प डिक्लाइन इन कॉटन प्राइसेस। और एक कारण मैं बताता हूँ, आगे जाकर के विश्व बाजार में लोगों का ये ऐसा अनुमान है, ऐसा विचार है कि वर्ल्ड मार्केट में विल नहीं बोल रहा हूँ, में कम अंडर रिसेशन। तो जैसे वो स्लो डाउन या रिसेशन होता है, तभी भी कॉटन, रबर जैसे इंडस्ट्रियल कमोडिटीज है, उसका डिमांड जरा कम होने का संभावना है। तो दैट इज वाई आगे के जो भाव है, सप्लाई बढ़ेगा और शायद डिमांड कम होने का एक खतरा है। वो इस दोनों को देखते हुए आगे का जो भाव है, वायदा बाजार में भाव कम दिखाई दे रहा है। ओके रवि जी, आपको भी लग रहा है कि आगे जो कॉन्ट्रैक्ट में इतने डिस्काउंट पर है, यानी भाव आगे तेजी से गिरेंगे? आपका अनुमान क्या है भाव को लेकर कॉटन में? जरूर से जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अभी ट्रेड हो रहा है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में, वो सही में रिफ्लेक्शन फंडामेंटल का है। करंट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको जैसे आगे बात हुई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है करंट, उसमें ज्यादातर वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। एक तो कम वॉल्यूम है, साथ में शॉर्ट स्क्वीज है, डिलीवरी एक्सचेंज पे है नहीं, तो एक टेक्निकल इश्यू की वजह से ये प्राइसेस है मुझे लग रहा है कि ऊपर चल रहे हैं। अदरवाइज आप आइस कॉटन देखे या डोमेस्टिक कॉटन प्राइसेस स्पॉट देखे तो उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस अभी कॉन्ट्रैक्ट में है, क्योंकि जो स्पॉट प्राइसेस है जो MCX के साइट पे अवेलेबल पे है, वो 48,000 बिलो स्पॉट प्राइसेस ट्रेड हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट 50,000 के ऊपर है। शायद लग रहा है कि आगे जाके ये जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी, आपको प्राइसेस में गिरावट होना चालू होगा। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे फिजिकल मार्केट में आई थिंक सितंबर ऑनवर्ड्स आपको जो लास्ट सितंबर का वीक होगा उससे थोड़ा बहुत अराइवल स्टार्ट होगा, क्योंकि अर्ली सोइंग काफी था एंड अच्छे मानसून के हिसाब से सोइंग भी अच्छा हुआ था। और उसमें अगर जल्दी से ये मानसून ने अपना रैप कर दिया तो आई थिंक एक यील्ड भी अच्छी आएगी। तो मुझे लग रहा है कि जैसे सप्लाई हेल्थी होती जाएगी,
प्राइसेस में गिरावट का दौर जारी रहेगा। मेरा मानना है कि यहाँ से एटलीस्ट अगर स्पॉट प्राइसेस अभी जो 48 का ट्रेड हो रहा है उसमें भी करीबन 42,000 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल आ गए हैं, पाइल अप हो रहे हैं सवाल। रमेश भाई पटेल हैं अहमदाबाद से, शाम के सत्र में जानना चाह रहा है कि चांदी खरीदें या बेचें। अब बीरेंद्र सर, कल दो एक्सपर्ट से दोनों का कहना था कि 56,500 एक रॉक बॉटम सपोर्ट है चांदी के लिए, और देखिए आज दोपहर में 12 बजे के आसपास 56,500 के आसपास से अच्छी रिकवरी चांदी में आई, शार्प रिकवरी, और अब देखिए 150 रुपये ऊपर है फिलहाल। आज शाम के बचे हुए सत्र जो बचे हुए 5-6 घंटे हैं उसमें क्या करें, खरीदें या बेचें? शॉर्ट ट्रेड यूजुअली नहीं लेता हूँ, मेरा एवरेज ट्रेड करीबन 10-12 दिन रहता है। तो रवि भाई इज बेटर कि वो ज्यादा अच्छी तरह उसको एड्रेस कर पाएंगे। रवि जी आप बताइए, शाम के बचे हुए 6 घंटे के लिए आप क्या राय दे रहे हैं? बेटर है कि आप बाय करके चलें, क्योंकि थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स में कूल डाउन देखने को मिला है। बट आपका सिल्वर ऑप्शन ना हो तो मेरी ये सजेशन रहेगी, और ये सजेशन एडवाइजेबल रहेगा कि आप गोल्ड में ट्रेड करें, वहां पे मुझे रिकवरी अच्छी दिख रही है। हालांकि सिल्वर में आपका व्यू जानना है, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी प्राइस ट्रेड हो रहा है 57,400 से 57,500 एक अच्छा बाइंग का जोन हो सकता है। 57,000 के करीब एक स्टॉप लॉस लगा के आप ये बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि सिल्वर में आपको 58,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं गोल्ड में मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उसको प्रायोरिटी ज्यादा दें, क्योंकि यूरो के जो इन्फ्लेशन कल जेवीपी यूके के जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन नंबर एज ए सेफ हेवन डिमांड, वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और सुबह भी देखे जब चांदी 300-400 पॉइंट गिरावट के साथ ट्रेड कर रही थी, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि मॉर्निंग में काफी अच्छी गिरावट थी, बट उसके बावजूद भी सोना तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। तो वहां पे 52,000 तक के टारगेट के लिए सोने में बाय पोजीशन ली जा सकते हैं 51,470 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। निशांत है मेरठ से, सिल्वर माइक्रो इन्होंने 57,500 रुपये में खरीदा है, अगस्त की एक्सपायरी है, अगस्त एक्सपायरी तक क्या 58,500 रुपये का लेवल दिखेगा क्या बीरेंद्र सर? ओवरऑल इसमें ट्रेंड रिवर्सल है। मैं अगर 3-4 वीक का नजरिया से देखूं तो शायद मैं इसको 60,000-61,000 देखता हूं। 2 वीक में हम शायद इसको 59,000 तक देखेंगे। वैसे भी इसकी इनहेरेंट वोलेटिलिटी अगर 3% भी पकड़े तो भी आज 60,000 की चीज में 1,800-2,000 कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वैसे भी ये 3-4% तो इसमें रूटीन में आना जाना होता है, ये लेवल आ सकता है। ये लेवल आपको दिख सकता है तो आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है, आरती हैं लखनऊ से, इन्होंने 7,500 स्ट्राइक की कॉल ली है 235 के प्रीमियम पर, और 6,500 का पुट लिया है 260 पर। दोनों हालांकि अगली एक्सपायरी की पोजीशन है। क्या लग रहा है क्या फायदे में इनका रहेगा? हालांकि हेज करके ये चल रही हैं, लेकिन क्या मुनाफे का सौदा ये बन पाएगा? कॉस्ट तो काफी ज्यादा हो गया होगा रवि जी। 7,500 स्ट्राइक की कॉल है, 6,500 स्ट्राइक की पुट है। जरूर से ये कॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ज्यादातर ये दोनों साइड की पोजीशन बनाई है। अच्छा डिसीजन था, क्योंकि 260 का रुपीस का आपके रिस्क के साथ आपने 235 रुपये का रिस्क कवर किया है। तो आई थिंक ये बेटर स्ट्रेटेजी आपने ली है। बट यस, ये लेवल पे जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है दोनों में बुक कर ले। आपको दोनों में अगर बुक करेंगे तो भी आपको मुनाफा ही होगा, क्योंकि आपके कॉल ऑप्शन जो पुट गिरा है इससे ज्यादा आपका कॉल ऑप्शन बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। हालांकि जैसे जैसे टाइम जाएगा ये कॉल दोनों करेक्ट होके नीचे आएंगे, तो मेरा ये मानना है कि आप ये टाइम वैल्यू का रिस्क ना लें एंड अभी ये पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर लें। चलिए अगले दर्शक का सवाल रुपेश कुमार है बिहार से, क्रूड में क्या करना चाहिए? सबसे पहले चंद्रशेखर सर, क्रूड मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है? हाँ, क्रूड में एक तनाव है डिमांड साइड और सप्लाई साइड में। तो अब ईरान से भी सप्लाई आने का संभावना बढ़ते जा रहा है। तो दैट इज़ ऑन द सप्लाई साइड। और डिमांड साइड में भी संकेत इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चीन के वजह से, चीन के जो स्लो डाउन है चीन में हम देख रहे हैं, और उनका ज़ीरो कोविड टॉलरेंस पॉलिसी जो है उसके वजह से भी डिमांड साइड में कमज़ोरी मैं देख रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम विश्व बाज़ार में
डिमांड बढ़ते जा रहा है। चीन को छोड़ करके बाकी देशों में डिमांड अच्छा मजबूत है। तो इट इज़ एक्चुअली क्या बोलते हैं उसे, कैट एंड माउस गेम, डिमांड और सप्लाई का। तो आगे जा कर के मैं काफ़ी वोलेटिलिटी मार्केट में देख रहा हूँ, कम से कम 2 महीने के लिए, अभी अगस्त और सितंबर महीने के लिए। मगर इट विल लो डाउन साइड में मैं $95 ब्रेंट को देख रहा हूँ और अपसाइड में $105। तो इस दायरे में शायद रहेगा, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। ओके, 95 से $105 के रेंज में रह सकता है। माणिक चंद है बीकानेर से, चांदी हाजिर में 55,000 तक मिलेगी क्या? बीरेन सर क्या लग रहा है, 55,000 तक चांदी आएगी नीचे? ये फोरकास्टिंग डिफिकल्ट है, बट मैं ऐसा मानता हूँ, मैं वैल्यू पर्सपेक्टिव पे मानता हूँ, तो मुझे 56-57 इवन करंट लेवल भी इन्वेस्टमेंट बेसिस से बाई करने लायक लग रहा है, क्योंकि चाइना सिल्वर की जो इंपोर्ट है लास्ट ईयर इसी समय में जो 120 टन थी, वो ये साल 5,000 टन क्रॉस कर चुकी है। तो फुल ईयर की इंपोर्ट 3 गुनी बढ़ेगी, शायद 8,000 टन तक जाएगी। तो फिलहाल मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ये लेवल अट्रैक्टिव लग रहा है। चलिए, अगले दर्शक है कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं। रवि जी क्या सलाह देंगे कॉपर पर उनको? कॉपर में देखें तो थोड़ी वोलेटिलिटी है एंड लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, बट बावजूद मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा इकोनॉमिक कंसर्न्स एंड डिमांड कंसर्न बने हुए हैं। इतनी रिकवरी के बावजूद मेरा ये मानना है कि कॉपर में थोड़ा बहुत हायर लेवल से रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। कॉपर के जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है 668 669 के करीब ट्रेड हो रहा है। आई थिंक इसको बेच के चलना चाहिए 672 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड मेरा मानना है कि 660 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वहां जिसे आप जो जिंक एंड एल्यूमिनियम में जो प्रोडक्शन रिलेटेड कंसर्न है, इतने ज्यादा कंसर्न सप्लाई रिलेटेड कॉपर में नहीं है। तो कोई भी उछाल एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। अगले दर्शक है राहुल है मध्य प्रदेश से, दिवाली से पहले क्या मस्टर्ड सीड्स सरसों 8,000 रुपए तक का हो सकता है क्या? मस्टर्ड को लेकर आपका आउटलुक क्या है चंद्रशेखर सर? हाँ, मैं मानता हूँ इट्स अ लिटिल टू अर्ली, क्योंकि अभी हम खरीफ के ओर ही देख रहे हैं। अगला मस्टर्ड का बुआई आगे नवंबर दिसंबर में होगा। बट अभी का जो हमारा उत्पादन है मार्च अप्रैल में जिसकी हार्वेस्ट हुई थी, वो और प्रोडक्शन को देखते हुए मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ ऑन सरसों में, क्योंकि विश्व बाज़ार में भी जो खाद्य तेल का जो बाज़ार है उसमें भी मैं ज़रा सा नरमी देख रहा हूँ। और अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन अच्छा है। फार्म ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया में नवंबर तक तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना तो पक्का बढ़ेगा। तो कोई मैं तेज़ी नहीं देख रहा हूँ इन द ग्लोबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल्स मार्केट। उसका असर हमें दिखाई देगा इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो आई एम नॉट बुलिश। चलिए, अगले दर्शक का रुपेश हैं, क्रूड पर जानना चाह रहे हैं कि क्रूड में क्या करें। बीरेन सर क्या सलाह देंगे रुपेश को क्रूड में? क्रूड में करीबन 71.50-7150 के आसपास मैं शॉर्ट प्रेफर करता हूँ। 7300 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 6850 6900 है और ये कॉल की अवधि 3-4 दिन की रहेगी। दर्शक है किशन है नासिक से, चांदी 57,300 पर खरीदा है, जानना चाह रहे हैं कि अब क्या करें। रवि जी। हाँ, अगर आपका ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर, आप रुक सकते हैं। थोड़ा आपके लेवल से नीचे के लेवल चल रहा है, बट मेरे हिसाब से डाउन साइड आप 56,700 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार रुक सकते हैं। टारगेट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर 57,500 तक के टारगेट सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। तो रुकना चाहिए, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखें। अभी आई थिंक 6 बजे के बाद ये स्टॉप लॉस लेवल ध्यान रखें। थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो दोनों साइड के मूवमेंट अभी दिख रहे हैं। बट यस, मेरा मानना है कि अगर 6 बजे के बाद जैसे ही यूएस के डेटा आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, उसके बाद अगर ये 56,600 के नीचे स्टेबल हो तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगले दर्शक हैं, नाम नहीं भेजा इन्होंने, गोल्ड मिनी पर जानना चाह रहे थे कि बाई करें या सेल करें। 51,800 पे चल रहा है बीरेन सर। 5 सितंबर की एक्सपायरी है गोल्ड मिनी की, अभी 200-250 रुपए के आसपास की तेजी है। क्या करना चाहिए करंट लेवल पर गोल्ड मिनी में? में बाई कर सकते हैं। इसमें फेड
कि इवेंट जो आएगी 20-21 सितंबर को और उसके पहले सितंबर में ईसीबी की भी इवेंट आएगी। सीरियस मनी फिलहाल साइडलाइन है, तो ये 2-3 वीक इसमें ओवरऑल सीमित दायरे में मार्केट रहेगा। अब अगला सवाल अनुज गुप्ता का है झांसी से। गोल्ड में इंट्राडे का व्यू जानना चाह रहे हैं, तो रवि जी इंट्राडे के लिए क्या सलाह देंगे अनुज जी को? इंट्राडे में बड़े गोल्ड में बाय करके चलना चाहे, जो रेशनल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो वहां पे मैं डायरेक्टली स्ट्रेटेजी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। 51,680 के करीब मेरी बाय की सलाह रहेगी। 51,470 के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि 52,000 तक के लेवल अप्रोच हो सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखें तो 52,300-400 तक के लेवल्स भी आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए, क्योंकि वहां पे रेशनल काफी पॉजिटिव है जो मैंने आगे गिना है। तो आप ये पोजीशन पे बाय ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इवनिंग सेशन में एक अच्छी रिकवरी दिखनी चाहिए। ट्रेड करें इंट्राडे के लिए है आपका, तो 51,470 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, जो रवि जी बता रहे हैं। 52,000 टारगेट के लिए आप इंट्राडे के लिए खरीदें। 51,680 के लेवल पे खरीदे, जो करंट भाव है उसी लेवल पे खरीदे। टारगेट आप अपने हिसाब से तय कर ले, बहुत ज़्यादा टारगेट के लिए वेट ना करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कर ले। अगले दर्शक है राहुल है मुंबई से। कॉपर का 1 महीने का आउटलुक जानना चाह रहे थे। चंद्रशेखर सर, क्या आउटलुक है कॉपर में, क्या लग रहा है आपको? कॉपर में ऐसा है कि पिछले साल मार्केट डेफिसिट में था। मैं विश्व बाजार का बोल रहा हूँ, ग्लोबल सप्लाई डिमांड फंडामेंटल्स, वो अंडर सप्लाइड था। और इस साल भी पहले 6 महीने इट वाज अंडर सप्लाइड, और आगे जा कर के डिमांड तेजी से बढ़ने का संभावना मैं देख रहा हूँ, और सप्लाई इतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। जितना तेजी से डिमांड बढ़ता है उतना शायद सप्लाई बढ़ नहीं पाएगा। तो इसके वजह से काफ़ी देर बुल रन तो नहीं होगा, बट प्राइसेस विल रिमेन फर्म एंड विथ अपसाइड बायस। कॉपर में मैं वही देख रहा हूँ। ओके, विश्व बाजार में। ओके सर, तो ये कॉपर पर व्यू है। टेक्निकल तौर पर अगर 1 महीने के लिए अगर टारगेट अगर बता सके बीरेंद्र सर, क्या लग रहा है कहाँ तक जा सकता है कॉपर, नीचे की तरफ या ऊपर, या क्या रेंज रहेगा 1 महीने का? ओवरऑल मैं हल्का सा शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। इवन करंट लेवल जो 668 670 के आसपास है, तो वहां मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा स्टेगर्ड मैनर में, यानी पार्ट सेल 670 का, दूसरा पार्ट सेल 680 का, स्टॉप लॉस रहेगा 695 का। ऑब्जेक्टिव थोड़ा लंबा है, 640 से लेकर 620 तक का, क्योंकि ये धीरे धीरे 880 से गिरते गिरते स्लोली 670 तक आ चुका है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले रहे हैं। नरेंद्र कुमार जैन है। सोना क्या 51,950 रुपए तक आ सकता है? हालांकि आपका टारगेट ही 52,000 है रवि जी, क्या टाइम फ्रेम है, आज ही आएगा क्या 51,950 रुपए? जरूर से एक बार अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के पहले मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है, बट मेरा टारगेट इंट्राडे है। मुझे लग रहा है कि इवनिंग सेशन में एक अच्छी रिकवरी दिखनी चाहिए। ऊपर 800 के करीब होके अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, बट लग रहा है कि आज इवनिंग में एक अच्छे लेवल फिर से रिकवरी के पार्ट पे दिखने चाहिए, तो आप होल्ड करें। एंड 51,470 का काफी हम सपोर्ट है, वो ध्यान रख के उसका स्टॉप लॉस लगा के आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छे सपोर्ट 1780 के करीब चल रहा है, तो वहां पे रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। ओके, अगले दर्शक है सुरजीत हैं दिल्ली से। 5 लॉट जिंक है इनके पास, 311 के भाव पर खरीदा है, अगस्त एक्सपायरी की ही है। अब क्या करना चाहिए बीरेंद्र सर, बचे हुए दिनों में क्या इनको फायदा होगा? हालांकि अभी भी फायदा हो रहा है, 3 रुपए ऊपर है इनके बाइंग प्राइस से। रुकें, और कौन से स्टॉप लॉस के साथ रुकना चाहिए इनको? इसमें बैकवर्डेशन है, यानी वो रोल ओवर करेंगे तो उनको 3-4 रुपया घर में मिलेगा, तो ये अफोर्ड करना चाहिए। इसकी टेंटेटिव रेंज मेरे हिसाब से 305 से 335, 305 टू 335 की है। बाई साइड का मार्केट है, इसमें भी शॉर्ट सप्लाई की स्क्वीज बनी हुई है। चलिए एक दर्शक है, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, लेकिन पूछ रहे हैं क्या कॉटन फ्यूचर्स में जिस तरह की तेजी आई है MCX पर, क्या बैन हो सकता है क्या कॉटन का वायदा? रवि जी, क्या इस तरह के कुछ खबरें मिल रही है क्या आपको?
काफी न्यूज मार्केट में है, बट आई थिंक अभी भी देखें तो उसके पुख्ता सबूत नहीं है कि जिस हिसाब से प्राइसेस में ट्रेड हो रहा है तो कुछ स्पेकुलेशन हो रहा है। डेफिनेटली कुछ टेक्निकल एरर्स है, जिसमें मैंने बताया कि वॉल्यूम काफी कम रहता है, तो आप अगर 15, 20, 30 लॉट अगर बाय करने गए तो आपको काफी कीमत चुकानी पड़ती है। तो मुझे लग रहा है कि इससे शायद आज काफी मीन्स के गुजरात के एसोसिएशंस ने भी वहां पे सेबी में या गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंटेशन दिया है। बट आई थिंक जिस हिसाब से फंडामेंटल है, जिस हिसाब से प्राइजेस पोर्ट का रेफरेंस लेके चलते हैं, उस हिसाब से बैन करना सर वक्त कम है थोड़ा सा जी हाँ, इस तरह की अटकलें हैं। चंद्रशेखर सर आपसे भी छोटा जवाब चाहेंगे, वक्त बहुत कम है। बिल्कुल मैं कई लोग मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में, और गुजरात स्पिनर्स एसोसिएशन ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है सरकार को इसे सस्पेंड करने के लिए। मगर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो स्पिनर्स जो सस्पेंशन मांग रहे हैं, वाई आर दे नॉट ट्रेडिंग, वाई आर दे नॉट हेजिंग देयर प्राइस रिस्क? वो हेज नहीं करना चाहते हैं, मगर इस मार्केट को दोष देना चाहते हैं, क्योंकि कमोडिटी फ्यूचर्स प्राइसेस ये तो इट्स अ मैसेंजर, तो इट गिव्स अ सिग्नल। तो आपको सिग्नल पसंद नहीं है तो यू कांट आस्क फॉर अ सस्पेंशन। तो मार्केट फंडामेंटल्स में ही चलता है। करेक्ट। ओके, यानी आपको हेज करके चलना है, हेजिंग के लिए प्लेटफॉर्म बना है, तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करें, ये कहना चाह रहे हैं। शुक्रिया सर, आप लोगों का, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।